नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने आपका स्वागत करता हूँ। प्रवक्ता इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर की क्लास। थर्ड ईयर की क्लास और अपना जो टॉपिक है वही अकबर। इससे पिछली वाली क्लास में भी यही था, अकबर। और टॉपिक है अकबर की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था इसमें भी अकबर की मालगुजारी, आईने दहसला या बोलते हैं ना टोडरमल बंदोबस्त, आईने दहसला, आईने दहसला जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और यह अकबर का जो लेसन चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है, वो है 14 पार्ट 14। क्लियर बच्चों? वित्त व्यवस्था में मैंने बताया था आपको कि अकबर ने किस प्रकार अपने प्रशासन में सुदृढ़ स्थिति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रयोग किए और अंत में आईने दहसला या भू राजस्व बंदोबस्त की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की। वो पहले से जो चली आ रही व्यवस्थाओं को उसने नकारा और भूमि कर जो उसके राज्य में लगभग 9 करोड़ माना जाता था, उससे अधिक भी था, उसके बारे में उसने व्यवस्था की जिससे राज्य में और ज़्यादा समृद्धि आई। इसके लिए टोडरमल और एक और व्यक्ति को नियुक्त किया और इन्होंने किस प्रकार भूमि का व्यवस्थापूर्ण कार्य किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मालगुजारी बंदोबस्त जो 1580 में आईने दहसला आज्ञा पत्र द्वारा जारी किया गया था, कुछ निश्चित कायदे थे। सर्वप्रथम साम्राज्य की संपूर्ण भूमि एक समान प्रणाली द्वारा मापी गई। सिकंदर लोदी के गज उसकी मात्रा 41 उंगल या 33 इंच की थी के आधार पर नापी जाती थी। गज माप पर आधारित जरी जिसका इस्तेमाल शेर खां ने किया, पहले सिकंदर लोदी ने, फिर जरी जिसका इस्तेमाल शेरशाह ने किया। जरी भूमि मापने की इकाई जरी इस्तेमाल किया, जो सन की रस्सी की बनाई जाती थी और गर्म तथा ठंडे मौसम में भी सिकुड़ और बढ़ सकती थी। यानी ये जरी ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में घटती थी और बढ़ भी सकती थी। इसकी जगह अकबर ने बांस की जरी चालू की, यानी अकबर के समय जो जरी थी वो बांस की बनी होती थी। क्लियर? बांस की बनी होती थी। जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े होते थे। बीघा का क्षेत्रफल की इकाई का 60 गज इंटू 60 गज अथवा 3036 वर्ग गज होता था। प्रत्येक गांव, प्रत्येक परगना, प्रत्येक काश्तकार के अधीन कृषि योग्य भूमि को निश्चित किया गया था। यानी उसके गज का जो मान था 60 इंटू 60 वर्ग गज था। क्लियर? और प्रत्येक कृषि योग्य भूमि को निश्चित किया गया था। प्रत्येक गांव, प्रत्येक परगना, प्रत्येक काश्तकार के अधीन कृषि योग्य भूमि को निश्चित किया जाना था। दूसरे कृषि योग्य भूमि अतः ये नाम निश्चित हुआ और दूसरे कृषि योग्य संपूर्ण भूमि 4 भागों में विभक्त की गई थी। यानी कृषि योग्य जो भूमि थी वह 4 भागों में विभक्त की गई थी और यह श्रेणी विभाजन का आधार भूमि की किस्म अथवा उपजाऊपन नहीं था, बल्कि इस पर होने वाली काश्त की निरंतर जारी रखना था। यानी उस पर जो उपज होती है उसको भी निश्चित किया गया था, अथवा उसका उपजाऊपन नहीं था, बल्कि इस पर होने वाली काश्त का निरंतर जारी रहना था। यानी किस भूमि पर कितनी काश्त जारी रहती है यह उसका आधार था, उपजाऊपन नहीं था। पहली पोलज, भूमि के 4 प्रकार। भूमि 4 प्रकार
की थी। पहली पोलज, दूसरी परौती, तीसरी चाचर, चौथी बंजर, जिसे ऊसर भी कहा जाता है। क्लियर? ये अकबर के समय में थी। एक शेरशाह के समय थी उत्तम, मध्यम और निम्न। क्लियर बच्चों? यानी शेरशाह ने भूमि के 3 प्रकार बताए, वहीं अकबर ने उनको 4 भागों में बंटवाया। पोलज, परौती, चाचर, बंजर, जिसे ऊसर भी कहा जाता है। शेरशाह और अकबर के दोनों के जो भू राजस्व थे या भूमि के जो प्रकार थे वो अलग अलग है। शेरशाह ने इनके 3 निश्चित किए, तो वहीं अकबर ने इनके 4 निश्चित किए। पोलज प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिसके अंतर्गत सदैव कास्ट होती थी, यानी 12 महीने तक कास्ट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी परौती भूमि भी लगभग सदैव ही कास्ट करने योग्य थी, किंतु पुनः उर्वरा प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष के लिए इसे खाली पड़ा रहने देते थे। यानी एक बार फसल होगी, फिर 1-2 वर्ष उसे छोड़ दिया जाता, वह परौती भूमि थी। ध्यान रखना। और चाचर या उसे छच्छर भी बोला जाता है। ये छच्छर भी बोला जाता है। यह भूमि 3 अथवा 4 वर्षों के लिए कास्ट नहीं की जाती थी, यानी 3 और 4 वर्ष तक यह खाली छोड़ दी जाती थी। और लास्ट में बंजर भूमि 5 वर्ष अथवा अधिक समय तक बिना कास्ट छोड़ दी जाती थी, यानी बंजर का 4-5 साल में कभी एक बार फसल हो गई तो ठीक है, वरना उस पर फसल नहीं होती। यानी भूमि के जो 4 प्रकार बताए हैं, याद रखना बच्चों, मुगल काल में अकबर ने भूमि के 4 प्रकारों में इनके बताए हैं भूमि के, जिनसे लैंड रेवेन्यू प्राप्त किया जाता था। तो पहली थी पोलज, जिस पर 12 महीने ही खेती होती है, यानी प्रत्येक वर्ष उस पर 2-3 फसलें आप उगा सकते हो, उनकी उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पोलज कहलाती है। दूसरी परौती, यह होती है पोलज के समान ही, किंतु इसकी उर्वरता वापस प्राप्त करने में से 1-2 वर्ष लग जाते हैं, अतः इसको 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता था। नेक्स्ट अगली है चाचर या छच्छर, जिस भूमि पर 3-4 वर्ष बाद एक बार खेती होती, फिर 3-4 वर्ष बाद उसे छोड़ दिया जाता। इस प्रकार वह वापस उर्वरता प्राप्त कर लेती। यह भूमि का तीसरा प्रकार। बंजर भूमि जो 5-6 वर्षों में कभी उत्पन्न कर दे फसल तो ठीक है, वरना उस पर फसल नहीं होती, जिसे ऊसर भूमि भी कहा जाता था। अकबर ने भूमि के इन 4 भागों को डिवाइड करवाया। उपयुक्त पहली 3 प्रकार की प्रत्येक भूमि 3 श्रेणियों में विभक्त की जाती थी, और इन तीनों श्रेणियों में भूमि का औसत पैदावार निकाला जाता था। जो प्रत्येक प्रकार की भूमि की स्टैंडर्ड पैदावार समझी जाती थी, यानी इन तीनों श्रेणियों का एक औसत भूमि का पैदावार निकाला जाता था, जो स्टैंडर्ड पैदावार समझी मानी जाती थी। तीसरे पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता। सरकार औसत पैदावार का 1/3 वसूल करती थी, यानी 1/3 जो टैक्स था, भूमि कर था, वह 1/3 था। चौथा, माल गुजारी वस्तु रूप में न लेकर नगद रुपयों, आनों तथा पाइयों में ली जाती थी, यानी माल गुजारी जो टैक्स लिया जाता था वह नगद के रूप में लिया जाता था। इसके लिए अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को बहुत से दस्तूरों में विभक्त कर रखा था। एक दस्तूर के अंतर्गत सभी स्थानों में प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिए एक दाम निश्चित थे। प्रत्येक दस्तूर की मूल्य अनुसूची प्रत्येक प्रकार के अनाज के पिछले 10 वर्षों के दामों पर औसत अनाज का प्रचलित मूल्य समझा जाता था, यानी 10 वर्षों का एक औसत निकालकर उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था। इस औसत को अनाज की प्रचलित दर समझा जाता था। प्रत्येक अन्न के लिए पैदावार की अलग अनुसूची होती थी और प्रत्येक दस्तूर के अनाज के भाव की अलग अलग अनुसूची होती थी। उपयुक्त हिसाब के आधार पर ही प्रत्येक काश्तकार पर कर लगाया जाता था। काश्तकारों पर कर लगाने के लिए प्रतिवर्ष असल पैदावार अथवा अनाज का प्रचलित मूल्य निश्चित करने की अब आवश्यकता नहीं थी,
यानी अकबर ने एक बार डिसाइड कर दिया, एक बार भूमि के प्रकार डिसाइड कर दिए, 10 वर्ष का औसत निकालकर उनके जो मूल्य हैं वो निर्धारित कर दिए, उनके बाद उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी और लैंड रेवेन्यू मिलता रहा। कर निर्धारण के लिए अब केवल भूमि की किस्म और क्षेत्रफल तथा किस मौसम में क्या क्या काश्त हुई आदि बातों की जानकारी ही आवश्यक थे। इसके आधार पर सरकार और काश्त दोनों ही माल गुजारी क्या देनी है लेनी है इसका हिसाब लगाना था। खेतों में बीज बोए जाने से एक आधे महीने के अंदर ही सरकारी कर्मचारी इसका हिसाब तैयार कर सकते थे कि सरकार को क्या माल गुजारी लेनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईने दहसला प्रणाली का व्यवहारिक में लाने के पश्चात सरकार ने पैदावार और फसलों के मूल्य का लेखा रखना बंद कर दिया। परगने के सरकारी अधिकारी पूर्ववत प्रत्येक काश्तकार के अधीन प्रत्येक प्रकार की भूमि का माप, इसका क्षेत्रफल, भिन्न फसलों की पैदावार आदि बातों का लेखा करते थे। प्रत्येक दस्तूर में भी इस तरह के अनाज के प्रचलित भाव को लेखा भी लोग रखते थे। ये लेख अत्यंत आवश्यक थे और इन्हीं पर ही भावी बंदोबस्त निर्भर था। आईने दहसला के संबंध में इतिहास के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। क्लियर, यानी विद्वानों के अलग अलग मतभेद थे। वी.ए. स्मिथ ने इसे 10 साल का बंदोबस्त माना और उनका मत है कि यह पिछले 10 वर्षों का औसत पैदावार पर आधारित है। स्मिथ ने पिछले 10 वर्षों के मूल्य के औसत को कहीं उल्लेख नहीं किया है। इनके आधार पर वस्तु रूपी सरकार पर कर को रुपए में बदला जाता था। दूसरी ओर मॉर्लैंड ने, जिन्होंने मुगलकालीन माल संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने में अपने 20 वर्ष लगाए थे, केवल 10 वर्ष के नगद करों की मांग के औसत का हवाला दिया और प्रत्येक फसल के प्रत्येक प्रकार की भूमि की 10 वर्ष की औसत पैदावार का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं प्रोफेसर श्री राम शर्मा का मत यह जान पड़ता है कि अकबर का लगान संबंधी बंदोबस्त उसके शासनकाल के अंतिम समय तक शेरशाह द्वारा निर्धारित मूल्य सूची पर आधारित था। वहीं राम प्रसाद त्रिपाठी ने पैदावार और मूल्य के इन दोनों औसतों को संभवतः स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया। इस विषय का सूक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि 1580 ईस्वी का अकबर का बंदोबस्त पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार पर आधारित था और पिछले 10 वर्षों के औसत मूल्य पर वस्तु रूपी सरकारी लगान रुपयों में बदल जाता था। जैसा कि ऊपर बताया था, औसत पैदावार निश्चित रूप के लिए प्रत्येक परगने एक इकाई के रूप में माना गया था। यानी ये जो विद्वान हैं जो लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अकबर ने जो पिछले 10 वर्षों की जो पैदावार है उसको टैक्स से ना उनको रुपए के रूप में परिवर्तन करने के लिए ही लगाया था और प्रत्येक परगने को एक इकाई माना था। निश्चित करने के लिए दस्तूर को इकाई माना जाता था। यह निश्चित कहा जाता है कि यह बंदोबस्त स्थानीय नहीं था और न यह वार्षिक ही था, क्योंकि अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने शेरशाह की प्रारंभिक बंदोबस्त प्रणाली में लानी बंद कर दी। यानी जो शेरशाह की जो बंदोबस्त प्रणाली थी, भूमि के जो 3 प्रकार है उसको हटाकर अपनी बंदोबस्त प्रणाली लागू करनी थी, क्योंकि इसके द्वारा विलंब होता और भ्रष्टाचार और अधिक फैलता। ऐसा जाना पड़ता है कि सरकारी लगान समय समय पर भूमि की असल पैदावार के आधार पर परिवर्तित किया जाता रहा। यानी भूमि की जो औसत पैदावार है वो प्रतिवर्ष चेंज होती रहती थी। यद्यपि इस बात का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बंदोबस्त 10 वर्षीय था। आईने दहसला की स्थापना के पश्चात भी प्रत्येक काश्तकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक फसल का मूल्य जो प्रत्येक दस्तूर में प्रचलित था बड़ी सावधानी से नोट किया जाता था। यानी 10 वर्षों के जो हिसाब किए जाते थे, उसके अलावा प्रत्येक किसान द्वारा क्या बोया गया था उसका बड़ी बारीकी से उसे नोट किया जाता था। यह प्रणाली खालसा भूमि क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। 1581-82 1581-82 में इसके अंतर्गत जागीर भूमि भी आ गई। यानी पहले जो खालसा भूमि जो सीधी बादशाह के नियंत्रण में होती थी उस पर लागू की गई, बाद में यह पूरे भारतवर्ष में सारी जागीरें उसके अंतर्गत आ गई। अब जागीरदार मन चाहे अपनी जागीरों की व्यवस्था नहीं कर सकता था। यानी जागीरदार अब इच्छानुसार वहां से टैक्स नहीं ले सकता था। साथ ही बंजर भूमि को भी जहां तक संभव हो उर्वरा भूमि में परिवर्तित करने की चेष्टा की गई। यानी चौथी प्रकार की जो भूमि है वहां उसको उपजाऊ बनाने के नए तरीके उपयोग में लाए गए। इसके लिए उन्होंने काश्तकारों को सरल ऋण दिया करती थी। यानी
ये जो बंजर भूमि है ये कृषि योग्य बन जाए, इसके लिए काश्तकारों को सरल ऋण यानी आसानी से मिलने वाला ऋण दिया जाता था। ऋण दिया। जो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए परिश्रम करते थे, माल गुजारी वसूल करने वालों का आदेश दिया गए थे कि वे ऐसी भूमि से नाम मात्र का ही लगान वसूल करें। यानी बंजर भूमि को अगर किसी ने कृषि योग्य बना दिया तो उनसे टैक्स नाम मात्र का ही वसूल करें। और धीरे धीरे जब यह भूमि पोलज भूमि की समानता करने लगे तो यह पूरा लगाया जाए अथवा वसूल किया जाए। शेरशाह की भांति अकबर भी पैदावार का 1/3 माल गुजारी के रूप में वसूल करता था। शेरशाह के समान 1/3 लिया जाता था, रूप में वसूल करता था, वह भी नगद रूप में। विशेष परिस्थितियों में ही वस्तुओं के रूप में माल गुजारी स्वीकार करने की आज्ञा थी। यानी विशेष परिस्थितियों में ही आप जो लगान है वह वस्तु के रूप में दे सकते हैं, वरना आपको रुपए के रूप में ही यह देना था। एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण अकबर ने विभिन्न स्थानों से कर निर्धारण के अलग अलग प्रकार अपनाए, जिनमें कनकूद अथवा जप्ती अथवा नकदी अलग अलग इलाकों में प्रचलित थी, जिनमें गल्ला बख्शी, बटाई आदि। बंदोबस्त सीधा काश्तकारों से लिया जाता था, यानी लैंड रेवेन्यू सीधा किसानों से लिया जाता था। काश्तकार जो भूमि को जोतते हैं, काश्त करते हैं। और इसीलिए शेरशाह की प्रणाली की भांति यह भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यानी शेरशाह भी इसी प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाता था, जो किसानों से सीधे कर वसूल करते थे। शेरशाह भी यही अपनाता था। अकबर ने भी सीधे किसानों से लगान वसूल करने के लिए रैयतवाड़ी अपनाई। और आगे चल के ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने भी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर रखी थी। क्लियर? यानी एक ही प्रकार की व्यवस्था आगे तक चली आ रही थी और आगे भी चल रही थी। प्रत्येक काश्तकार को एक पट्टा दिया जाता था और एक शर्तनामा पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे, जिसे कबूलनामा कहते थे। इन कागजातों में काश्तकार के अधीन भूमि का ब्यौरा रहता था, भूमि का क्षेत्रफल तथा लगान जो उसे देना है यह भी इनमें दर्ज रहता था। यदि किसी गांव अथवा परगने में अनावृष्टि अथवा अन्य किसी प्रकार की दैवीय आपदाएं द्वारा फसल चौपट हो जाती थी तो सरकार उन्हें माफी भी प्रदान करती थी। यानी इतने कठोर नहीं थे कि उनसे लगान वसूला ही जाए। इस प्रकार हुई हानि को बड़ी सावधानी से ब्यौरा तैयार किया जाता था। यानी जो हानि हुई है उसका भी एक ब्यौरा तैयार किया जाता था। और उसी अनुपात में केंद्र की ओर से लगान अदायगी में माफी प्रदान की जाती थी। यानी जो माफी की गई थी वह केंद्र से भी माफी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी थी। माल गुजारी एकत्र करने का काम परगनों और जिलों के सरकारी अधिकारियों आमिल और अम्लगुजार को सुपुर्द था। यानी आमिल और अम्लगुजार ये लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। और इस कार्य के लिए कानूनगो गांव का पटवारी मुखिया की सहायता लेता था। इन लोगों के अतिरिक्त प्रत्येक मौसम की फसलों के आंकड़े तैयार करने के लिए सर्वे अधिकारी क्लर्क नौकरी पर रखे हुए थे। यानी इन जो लगान थे इनको वसूल करने के लिए जो गांव के मुखिया थे, पटवारी थे, कानूनगो थे आदि की सहायता ली जाती थी। और प्रत्येक फसलों के आंकड़े रखने के लिए सर्वे करवाया जाता था और सर्वे क्लर्कों और नौकरों द्वारा यह संपादन किया जाता था। ये लोग जब गांव के ब्यूरो इत्यादि एकत्र करने के लिए आते तो इन्हें दैनिक भत्ता, भोजन सामग्री दी जाती थी। यानी ये लोग जो जब ये सर्वे करने के लिए आते थे तो उन्हें दैनिक भत्ता और भोजन सामग्री भी दी जाती थी। संभवतः भोजन सामग्री का कुछ भाग काश्तकार भी दिया करते होते होंगे। यानी जो भोजन सामग्री मिलती थी ये काश्तकारों द्वारा भी दी जाती थी, ऐसी मान्यता है। पटवारी भी जो ग्राम पंचायतों का नौकर था इन लोगों के साथ सहयोग करता था। अकबर के समय में कानूनगो भी सरकारी नौकर थे और इन्हें 20, 30 अथवा 50 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। भूमि सर्वे से संबंधित अबीन, शिकदार, अपील, बिटकिची तथा अन्य कर्मचारी के निर्देशन के लिए पैदावार आंकने और माल गुजारी इकट्ठे करने के संबंध में प्रत्येक परगने में दस्तूरुल अमल तथा शिक्षाप्रद आलेख लिखित के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। विभिन्न परगनों से संबंध रखने वाले कानूनगो अथवा माल विभाग के पुश्तैनी अधिकारी इनको संग्रहण किया करते थे। दस्तूर अमलों के अतिरिक्त माल विभाग के अधिकारियों की सहायता और लाभ के लिए पूरे ठीक निर्देशन दिए जाते थे। यानी
किस प्रकार ये लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, इसकी सारी एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। इतिहासकार स्मिथ ने इनकी तुलना देश में ब्रिटिश कालीन जिला कलेक्टरों के लिए की है। यानी ब्रिटिश काल में जिस प्रकार ये दस्तूर अमूल जो कार्य करते थे, जो पुश्तैनी थे, यह कलेक्टर की भांति ही कार्य करते थे। क्लियर? थॉमसन लिखित निर्देशन से की है। मालगुजारी एकत्र करने वाले को बहुत से अधिकार प्राप्त थे। काश्तकारों के साथ इन्हें मित्रता का भाव रखना होता था। यानी इन लोगों को जो किसान हैं इनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना होता था। जरूरतमंद किसानों को यह स्वेच्छा से तकवी बांट सकते थे। यानी कृषक ऋण जरूरतमंद किसानों को जरूरत पड़ने पर बांट दिया जाता था, जिसे आगे चलकर धीरे धीरे वसूल करते थे। यानी उसे वसूल करने के लिए कठोरता नहीं थी, बल्कि उसे वसूल करने के लिए धीरे धीरे ही उन्हें वसूल किया जाता था। काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के विचार से प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य किसी कारण से फसलों को हुई हानि के लिए मालगुजारी में छूट अथवा माफी देने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त था। यानी किसी प्रकार की अगर हानि हो गई आदि विविध जो थे उनको भी बोलते ना, उनको जो सुविधा दी गई थी वो यह दे सकते थे, क्यों ब्रिटिश जो अकबर द्वारा इन्हें लागू करवाया जाता था। यानी उनसे अगर कर दिया है तो धीरे धीरे वसूल करो, उनका ब्यौरा धीरे धीरे रखो, या ब्यौरा तो रखो पर इनसे आराम से बात करके इनसे सेटलमेंट करो। ये बातें आदि इनके अधिकार में थी। ये लोग कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि पर लगान वसूल नहीं करते थे, और लगान भी मुखिया आदि किसी मध्यस्थ के द्वारा नहीं बल्कि सीधे किसानों से लिया जाता था। बकाया को वसूल करने की भी ये लोग चेष्टा करते थे, लेकिन अनुचित बल का प्रयोग नहीं करते थे। मुख्य निर्देशन जो इन्हें दिया गया था वह यह था कि लोग काश्तकारों के हितों की रक्षा तथा उनकी भलाई के लिए पूरी चेष्टा करें। दरबार में इन्हें मासिक चिट्ठा भेजना पड़ता था। यानी दरबार में आपने क्या लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया, किससे क्या संबंध स्थापित किए, क्या कबूलियत थी, इनका मासिक ब्यौरा चिट्ठा भेजना पड़ता था, जिसमें लोगों की स्थिति, जनता की सुरक्षा, बाजार के भाव और दरें, गरीब लोगों की स्थिति संबंधी बातों का विवरण होता था। इतिहासकार स्मिथ ने इस व्यवस्था को बुरी प्रशंसा की है। स्मिथ ने भी इस बात की बुरी लेकर अकबर के शासनकाल में इसकी बहुत बड़ाई की है, प्रशंसा की है। सिद्धांत बड़े थे और अधिकारियों को जो व्यवहारिक निर्देशन दिए जाते थे वह वही थे जिनका कामना की जाती थी। यानी जिनकी कामना अच्छे के लिए की गई थी वही आदेश उनको दिए जाते थे। यद्यपि भू लगान बंदोबस्त और जिन सिद्धांतों पर यह आधारित था उनकी अंग्रेजी लेखकों ने जो ब्रिटिश काल में भारत के माल प्रशासन के निकट संबंध रखते थे बहुत प्रशंसा की। यानी ब्रिटिश काल में जो लेख लिखे उन्होंने भी अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, उनके जो तरीके थे, उनके जो प्रकार थे, उनकी बहुत प्रशंसा की। यद्यपि इन्होंने इस बात पर संदेह प्रकट किया कि जिलों और परगनों में माल के विभाग के कर्मचारी शाही नियमों और आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करते होंगे। विंसेंट स्मिथ ने लिखा है, लेकिन जो सिद्धांत रूप में था वह व्यवहारिक में भी था। यानी विंसेंट स्मिथ ने लिखा है जो सिद्धांत रूप में जिसकी कामना की गई थी वो व्यवहारिक रूप में भी वैसा ही था। इस संबंध में शंका हुए बिना नहीं रह सकती। यानी जो था इसमें शंका होनी ही अनिवार्य है, क्योंकि यह जो सिद्धांत बनाए गए थे वो व्यवहारिक रूप में भी वैसे लागू किए गए थे। ऐसी कोई बात है तो उस पर शंका प्रकट होती ही है। आजकल भी वर्तमान ब्रिटिश शासक सरकार अत्यंत सावधानी और निगरानी बरतने के बावजूद सामंजस्य प्राप्त करने में असमर्थ रही। यानी इस प्रकार जो कामना की गई थी जिस बात की और उसे लागू किया गया था, दोनों में सामंजस्य था। जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप के मध्य जो तालमेल था वो बिठाने में ब्रिटिश सरकार भी असफल रही। जबकि अकबर के समय में तो आजकल की अपेक्षा इतनी निगरानी और देखभाल भी नहीं थी। यानी अंग्रेजों ने जिस प्रकार की निगरानी और देखभाल रखी उतनी तो अकबर के समय में मौजूद नहीं थी। दूसरे लेखकों ने के अनुसार अकबर का कर निर्धारण भी अत्यंत सख्त था। यानी जो कर का निर्धारण था वो बहुत सख्त था अकबर का। यद्यपि यह कठिन है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक में सामंजस्य प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि यह बात सही है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से किसी बात को अगर लागू किया जाए या पालन करवाया जाए ये बात मुश्किल लगती है। अकबर के समय में माल विभाग में भ्रष्टाचार भी फैला हुआ था। यानी अकबर के समय लैंड रेवेन्यू जो इकट्ठा किए थे कर रहे थे उनमें भी भ्रष्टाचार फैला था।
तथापि ब्रिटिश शासन की अपेक्षा संभवतः उस समय सरकारी नियम उप नियमों का सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिक ईमानदारी से पालन करवाया जाता था। लेकिन यह भी जुटला नहीं सकते कि जो ब्रिटिश काल में जो ईमानदारी थी वो अकबर के काल में अधिक थी। ये बात सही है, ये मान रहे हैं, पालन करवाया जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की अपेक्षा उस समय सार्वजनिक नैतिकता नियम पालन का मापदंड निश्चित रूप से ऊंचा था। यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो नैतिक मापदंड थे वह इतने अच्छे नहीं थे जितना कि अकबर के काल में मापदंड थे। उस समय नैतिकता थी, लोगों में व्यवहारिकता थी, बादशाह भी व्यवहारिक था और व्यवहारिक बातों को लागू करता था। आदि बातों की विवेचना उन्होंने की है। ऊंचा था, अपनी बात पर सच्चाई से कायम रहना उस जमाने के लोग अपना पावन धार्मिक कर्तव्य समझते थे। यानी अकबर के समय जो लोग थे वो उच्च बातों को ग्रहण करते थे और नैतिकता पर रहते थे। इस बात का वह एक धार्मिक कर्तव्य समझकर पालन करते थे। बिना किसी कानून प्रमाण तथा दस्तावेज के भी लोग एक दूसरी पीढ़ी तक केवल सच्चाई और ईमानदारी तक अपने कर्ज उतारते थे। यानी बिना किसी कानून, बिना किसी लिखा हुआ के भी जो वहाँ अकबर के समय जो लोग थे, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक वह कर्जा उतार देते थे। यानी कर्जा उतारने की जो परंपरा थी वो उनमें नैतिकता और ईमानदारी बड़े ऊंचे मूल्यों पर आधारित थी। अतः वह किसी के कर्ज को एक पीढ़ी, दो पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक उतारने की चेष्टा करते थे। तत्कालीन यूरोपीय पर्यवेक्षक 16वीं-17वीं शताब्दी से हमारे पूर्वजों द्वारा ईमानदारी बरतने तथा युगों से पूंजित व्यवहारिक नियम कायदों को बिना किसी हिचक के पालन करने के स्वभाव को देखकर दंग रह गए। यानी ये जो 16वीं-17वीं शताब्दी की पीढ़ी के लोग हैं, उनके जो नैतिक नियम है उनको जो पालन करते हुए आज बड़े लोग दंग होते हैं। तथा ब्रिटिश सरकार के पास कहीं अधिक सुसंगठित पुलिस व्यवस्था और गुप्तचर विभाग होने पर भी इस काल की अपेक्षा मध्य युग में चोरी और डकैती की घटनाएं बहुत कम होती थी। इसलिए न्यायपूर्वक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान काल की अपेक्षा उस समय प्रत्येक सरकारी विभाग की स्थिति कम संतोषजनक नहीं थी। यानी यह स्थिति संतोषजनक वाली थी उस समय प्रत्येक सरकारी विभाग की स्थिति अच्छी थी। सच तो यह है कि नियम पालन न करने तथा भ्रष्टाचार का ग्रहण करने के नए नए तरीकों का स्रोत तो ब्रिटिश काल की व्यवस्था थी। यानी ब्रिटिश काल में जैसी सरकार थी वैसी तो जनता होगी, जैसे तो अधिकारी होंगे। अकबर ईमानदारी से कार्य कर रहा था तो उनके जो अफसर थे वो भी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश थे वो झूठ, चोरी, डकैती, एक दूसरे को धोखा देना आदि बातें भारतीयों के साथ कर रहे थे। तो उनके जो अधिकारी हैं वो भी तो वही बात करेंगे, कंपनी से भ्रष्टाचार करेंगे। जहाँ तक करों की दरों का सवाल है, अकबर की दरें प्राचीन भारत में प्रचलित दरों से कहीं अधिक थी। ये दरें कम भी नहीं हो सकती थी क्योंकि फिरोज तुगलक को छोड़कर दिल्ली के प्राय सभी सुल्ताने अधिक दर रखते थे। यानी फिरोज तुगलक ने दरों को कम किया था, उसको छोड़कर बाकी सभी जो शासक थे उन्होंने भूमि कर या अन्य कर बढ़ाकर ही वसूल किए थे। शेरशाह ने भी, यद्यपि वह लगान बंदोबस्त के लिए प्रसिद्ध है, सरकारी कर के रूप में पैदावार का 1/3 लेना निश्चित किया। यानी शेरशाह सूरी ने भी 1/3 दर से लगान लेना निश्चित किया था और इस कर के अतिरिक्त जरीबनामा, महसिलाना, बीमा आदि कर वसूल किया जाता था। यानी शेरशाह ने भी जरीबनामा, भूमि का नाप जो करता था उसका कर भी लेता था और महसिलाना, माप जोक करने उसका भी कर लेता था और आदि विभिन्न प्रकार के कर, बीमा कर भी उनसे लिया जाता था और कर वसूल करता था। अकबर कृषकों से जरीबनामा, महसिलाना आदि कर नहीं लेता था। वहीं अकबर इस प्रकार के कर कोई भी नहीं लेता था। जहाँ तक यूरोपीय इतिहास लेखकों के विचारों का ख्याल है कि ब्रिटिश काल की अपेक्षा अकबर के शासनकाल में भूमि कर अधिक दर थी। यानी मानना है कि अकबर के समय भूमि दर अधिक थी ब्रिटिश काल की अपेक्षा। ध्यान देने यह बात योग्य है कि उसने जमींदारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। यानी अकबर सीधे किसानों से लगान वसूल करता था, बीच में जो जमींदार है उनसे उनका कोई मतलब नहीं था और जमीन का पैदावार किसानों और सरकार दोनों में बांटी जाती थी। यानी भूमि की जो पैदावार है, जो टैक्स है, वो सरकार और काश्तकार दोनों के मध्य बांटी जाती थी। ब्रिटिश काल में पनपने वाले जमींदारी प्रथा के अनुसार जमींदार पैदावार का आधा भाग काश्तकार से वसूल कर लेते थे। यानी जो जमींदारी भाग जो ब्रिटिश काल में बढ़ गया था वो क्या करते थे, काश्तकार जो भूमि को जोतते थे उनसे आधा भाग और वसूल कर लेते थे। जबकि 16वीं शताब्दी के काश्तकार को केवल 1/3 भाग ही सरकार को देना था। यानी अकबर के समय या मध्यकाल में जो काश्तकार है उनको भूमि का 1/3 भाग ही सरकार को देना था। बल्कि ब्रिटिश काल में देखा जाए तो जमींदार और सरकार दो लोग हो गए,
जिनने लगान वसूल करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया और उन्होंने इन लगान वसूल करने के लिए बड़ी कड़ाई से पालन किया, जिससे लोगों में असुविधा हुई और उनमें अकाल, महामारी, प्लेग आदि बीमारियां फैली और बहुत सी जनता अकाल ही मौत के ग्रास में चली गई। मध्ययुगीन किसान ब्रिटिश किसान से कहीं अधिक खुशहाल थे, यानी मध्य युग के जो किसान थे, ब्रिटिश काल में जो किसान थे, उनसे ज़्यादा अधिक खुश थे, क्योंकि उन्हें भूमि का 20%, 1/3% ही कर के रूप में देना होता था। ब्रिटिश काल में जनता त्रस्त थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनको उनके अनुरूप ही खेती करवाई, यानी उद्योग धंधों के मार्फत उनसे फसलें उगाई जाती थी, जिससे किसान की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होने लगी। बहुत सी ऐसी खेती करवाई कि जिन्हें प्राप्त करने के बाद वह भूमि बंजर हो गई। इस प्रकार मध्यकाल के किसान ब्रिटिश कालीन जो किसान थे उनसे कहीं अधिक अच्छी स्थिति में थे, और क्योंकि उनके पास जमींदारों और फसलों के लिए कोई विशेष प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता था। 15 अगस्त 1947 के पश्चात कृषि विधान के अनुसार अब यह अपनी पूर्व दिशा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है, यानी भूमि जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता है वो उसी प्रकार लिया जाएगा जिस प्रकार से वह लिया जाता था। अतः मैंने आपको अकबर की भूमि की जो व्यवस्थाएं बताई है उनमें आपको विभिन्न प्रकार के जो कर लिए जाते थे, भूमि के क्या प्रकार था, 10 वर्ष की जो भूमि की उपज का भाग निकालकर कैसे वसूल किया जाता था, इसके बारे में बताया। साथ ही मैंने आपको शेरशाह और अकबर की भूमि के जो प्रकार हैं उनमें कैसे कैसे भिन्नता थी, इनके बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन कराया। एक बार वापस देख ले, भूमि के 4 प्रकार थे अकबर के समय में: पोलज, परोती, चाचर, छच्छर भी कहते हैं, बंजर जिसे उसर भी कहते हैं। यह कृषि की जाती थी। पोलज पर 12 महीने की खेती कर सकते थे आप, 2-3 फसलें वर्ष में एक ले सकते थे। वहीं परोती को 1-2 वर्ष के लिए छोड़ा जाता था और उनसे वापस उनकी उपजाऊ प्राप्त करने पर वापस लगान वसूल कर बोलते हैं ना, लैंड उपज हो जाती थी। वहीं चाचर या छच्छर 3-4 वर्ष के लिए छोड़ी जाती थी, पर वह पुनः अपनी उर्वर शक्ति मिल जाती थी तो वहाँ पर भी कृषि हो जाती थी। नेक्स्ट बंजर या ऊसर भूमि जो कृषि योग्य नहीं थी और 4-5 वर्षों में एक बार वहाँ पर फसल होती थी। और अकबर ने बंजर भूमि पर किसानों को सरल ऋण दिए, उनसे वसूलने में भी ढिलाई रखी, जिससे क्या है कि ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। और सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को यह कहा कि आप जो भूमि से लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं किसानों के साथ आराम से ले, अच्छा व्यवहार करें, जिससे किसान अपना लैंड रेवेन्यू 1/3% है वह समय पर निश्चित रूप से आपसे अदा कर ली जाए। नेक्स्ट, यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि अकबर ने जो भू राजस्व लिया वो सीधे किसानों से लिया। तो यह रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? रैयत का मतलब किसान। किसानों से अकबर ने सीधे ही लैंड रेवेन्यू लिया था, अतः इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। शेरशाह के समय में भी यही सिस्टम था, किसानों से डायरेक्ट लगान लिया जाता था, अतः उसके समय भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और अकबर के समय भी रैयतवाड़ी थी। यानी बीच में जमींदारों का अस्तित्व ब्रिटिश काल में आया और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया। अच्छी बात यह रही कि मध्यकाल के जो किसान थे वह ब्रिटिश काल के किसानों से अधिक अच्छी स्थिति में थे, और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के माध्यम से टैक्स वसूल किया और जनता त्रस्त हो गई और वही भूमि पर फसलें उगाई जो उनके उद्योगों के लिए आवश्यक थी। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अकबर के समय भूमि बंदोबस्त के 4 प्रकार थे: पोलज, परोती, चाचर, बंजर, और उनसे कैसे लैंड रेवेन्यू लिया गया था आदि निम्न बातों का विवेचन किया गया है। अतः बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाई हैं बड़े तरीके से आप इनको सुनिए और समझिए, जिससे क्या आए कि जब आगे क्लास हो और आपके एग्जाम हो तो आपको इनमें सफलता मिले। इस प्रकार अकबर का यह पार्ट 14 यहाँ समाप्त होता है और BA BEd यह 3rd ईयर की क्लास है। थैंक यू।